बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट खबरें हैं वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अब ये कहा है कि गैर मशरूत तौर पे इमरान खान साहब से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, और यही बात जो है वो PMLN ने भी कही है। अच्छा, एक तरफ ये लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब के साथ बातचीत करना चाहते हैं, दूसरी जानिब PMLN पीपल्स पार्टी और JUIF फजलुर रहमान साहब की पार्टी, यही तीन बड़े स्टेक होल्डर्स हैं। MQM ने तो अपने आप को काफ़ी हद तक ख़त्म कर लिया अपनी सियासत को। अब देखना यह है कि वो शहरी सिंध में अपनी सियासत को रिवाइव कर पाते हैं या नहीं कर पाते। इससे पहले वो लिसानी बुनियादों के ऊपर अपनी सियासत को चला रहे थे, और उसके अलावा वो कुछ उन्होंने धौंस से, ताकत से भी कंट्रोल किया हुआ था कराची को और हैदराबाद को। तो अब वो वाली बात रही नहीं, वो बात नहीं है, तो फिर MQM कैसे अपने आप को रिवाइव करेगी? एक बड़ा सवाल MQM के सामने खड़ा है। देखते हैं वो क्या कर पाते हैं। लेकिन बाकी तीनों स्टेक होल्डर्स किसी नतीजे पर पहुंच नहीं पा रहे। इस हवाले से मेरे पास खबर मौजूद है और बार बार इसके बारे में तफसीलात सामने आ रही हैं। जब भी ये इकट्ठे बैठते हैं और फैसला करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से इंतखाबात में जाएं या ना जाएं, तो इत्तफाक हो नहीं पा रहा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से आसिफ अली जरदारी और फजलुर रहमान ने मुलाकात की, जिसमें बैक वक्त पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात पर इत्तफाक राय नहीं हो सका। ज़राए ने बताया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और JUI की राय है कि सूबा पंजाब और KP के इंतखाबात को मुमकिना हद तक मुअक्कर किया जाए। यानी अभी वो दोबारा कोशिश कर रहे हैं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात को डिले करने के लिए। और देखें कौन सी दो पार्टियां कर रही हैं। पंजाब में एक बड़ी स्टेक होल्डर है PMLN, और PMLN को कुछ सीटें मिलती हैं हज़ारा डिवीज़न से, और खैबर पख्तूनख्वा में कुछ जगहों से बहुत मामूली, लेकिन उनको सीटें थोड़ी बहुत मिलती हैं। दूसरी जो जमात है वो JUIF है। वो पंजाब के अंदर नापैद है, यहाँ पे उनके पास कुछ नहीं है। यहाँ वो सपोर्ट करते हैं मुख्तलिफ़ लोगों को, मुख्तलिफ़ पार्टियों को, लेकिन जब वो खैबर पख्तूनख्वा में जाते हैं या बलूचिस्तान में जाते हैं तो वहाँ पे कुछ सीटें वो जीत जाते हैं। तो फजलुर रहमान साहब भी नहीं चाह रहे, और पंजाब वाले जो PMLN के लोग हैं वो भी नहीं चाह रहे। तो इन दो सूबों में इंतखाबात को मौखर करना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी जो है उसका, क्योंकि सिंध के अंदर ज़्यादा स्टेक है, तो पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ मुख्तलिफ है। वो सिर्फ पंजाब के अंदर अपनी सीटों की तादाद बढ़ाना चाहती है, और खैबर पख्तूनख्वा में भी उनकी ख्वाहिश है कि उनको कुछ ज़्यादा सीटें मिल जाएं ताकि वो अपनी सेनेट के अंदर नुमाइंदगी को मुअस्सर रख सकें। नून लीग का मौक़िफ़ है कि मौजूदा माशी सूरत हाल में, जो उन्होंने मौक़िफ़ सामने रखा है पब्लिकली, कि मईशत अच्छी नहीं है, दो सूबों में इंतखाबात करवाना मुश्किल है, अखराजात भी बहुत बढ़ जाएंगे, इसलिए माशी मामले पर इलेक्शन कमीशन के बराह रास्त हुक्म का इंतज़ार किया जाए। मईशत का इलेक्शन कमीशन से तो ताल्लुक़ नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने यह नहीं देखना कि मुल्क के अंदर मईशत की क्या सूरत हाल है, बाकी चीज़ों की क्या सूरत हाल है। उन्होंने देखना है कि पाकिस्तान में बस इलेक्शन की ज़रूरत है, उसका टाइम आ गया और आईने पाकिस्तान ये कह रहा है, तो चलो इलेक्शन करवा लेते हैं, जब तक कि कोई खुदा न खास्ता कोई बड़ा वाक़या नहीं हो जाता। रकम भी इलेक्शन कमीशन को देना हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमती ज़राए का कहना है कि इंतखाबात मौखर करने के लिए कानूनी और अमनो अमान की पेचीदगियों को भी सामने लाया जाएगा। हालांकि 2008 में अमनो अमान की सूरत हाल बहुत अबतर थी, इवन 2013 में भी, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान में इंतखाबात हुए थे। उधर पीपल्स पार्टी माशी मुश्किलात के मामले पर मुत्तफिक तो है, मगर वो इंतखाबात में रुकावट डालने के ख़िलाफ़ है पीपल्स पार्टी। और एक तरफ पीपल्स पार्टी इमरान खान साहब को कह रही है कि आए गैर मशरूत तौर पे मुज़ाकरात करते हैं। नून लीग भी यही कह रही है कि आइए बैठते हैं, गैर मशरूत तौर पे मुज़ाकरात करते हैं। इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि मैं सबके साथ बात करने के लिए तैयार हूँ, सबके साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हूँ, जो मेरे साथ हुआ वो माफ़ करने के लिए भी तैयार हूँ, दिल बड़ा करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं चोरों के साथ नहीं बैठ सकता। अब चोरों के साथ ना बैठने का मतलब क्या लिया जाए? यानी इमरान खान साहब उन इश्यूज़ पे तो बात करना चाहते हैं जो मुल्क को दरपेश हैं, इंतखाबात, मईशत, इस्टेब्लिशमेंट का रोल, पाकिस्तान को आगे कैसे बढ़ना है, ये वो चीज़ें हैं जिन पे बात हो सकती है। लेकिन NRO 2, आप मेरे खिलाफ केसेस नहीं सुनेंगे, आप मेरे खिलाफ केस नहीं करेंगे, आप मेरी जो करप्शन है उसको नहीं पकड़ेंगे, और जो केसेस हमने बंद कर दिए हैं नैब के दांत तोड़ के, आप वापस से नैब जो है उसको मुअस्सर नहीं करेंगे। तो इन चीज़ों के ऊपर तो इमरान खान साहब बात करने को फ़िलहाल मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक तैयार नहीं है।
और अगर इमरान खान साहब ने ये समझौते कर लिए, देखिए इसको ज़रा समझें आप, इमरान खान साहब इस वक्त अपनी पॉपुलैरिटी के उरूज पे हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब ने पाकिस्तान के तमाम माफियाज को चैलेंज कर दिया है, चाहे वो पॉलिटिकल माफियाज हों, चाहे एस्टेब्लिशमेंट के अंदर बैठे हुए माफियाज हों, चाहे वो ताकतें हों जो 70 साल से पाकिस्तान को ग्रिप में लिए हुए हैं, चाहे वो लोग दूसरे माफियाज हों, बहुत बड़े बड़े किक बैक्स लेने वाले, बहुत बड़ी बड़ी जो है वो ठेकेदार हों। इमरान खान साहब ने सबको चैलेंज किया था। तो जब उन्होंने उन तमाम लोगों को चैलेंज किया जो पाकिस्तानियों की नज़र में खुटकते हैं, तो पाकिस्तानी इमरान खान साहब के साथ खड़े हो गए। अब अगर इमरान खान साहब ने उन लोगों के साथ कोई डील की, या उन माफियाज के साथ इमरान खान साहब ने सिर्फ ये सोचने के लिए कि मेरे लिए कोई रास्ता बन जाए इक़्तिदार में आने का, अगर उन्होंने डील की तो फिर उनकी मकबूलियत को चोट पहुंचेगी। गो कि वो हुकूमत में तो आ जाएंगे, लेकिन फिर 2/3 अक्सरियत वाला मामला मुश्किल में पड़ जाएगा। मिसाल के तौर पे चौधरी परवेज़ अलई और चौधरी मोनिस अलई, हालांकि उन्होंने इमरान खान साहब का बहुत साथ दिया और अब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करना चाहते हैं, उन्होंने कर ली है और ये उन्होंने एक अच्छा फैसला किया अपनी सियासत के लिए। लेकिन चौधरी परवेज़ अलई और मोनिस अलई ये लोग स्टेटस को का हिस्सा है। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा शरीफ खानदान की तरह का काम किया है, कारोबार किया है। इन लोगों ने हमेशा इक़्तिदार को अपने ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल किया है। अगर मैं ये बात शरीफ खानदान के ख़िलाफ़ कर सकता हूँ और जरदारी ख़ानदान के ख़िलाफ़ कर सकता हूँ, तो मुझे बिल्कुल पूरा हक पहुँचता है कि मैं यही बात चौधरी ख़ानदान के ख़िलाफ़ भी करूँ और मैं ये बताऊँ कि इन लोगों ने किस तरह अपने मफादात के लिए अपने ओहदों का नाजायज़ इस्तेमाल किया है। अगर इमरान खान साहब इनको अपनी पार्टी की सदारत देते हैं तो फिर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो नहीं रहेगी जो ये हुआ करती थी। बहरहाल ताकतवर हलकों में इसको बहुत खुशाइंद करार दिया जा रहा है और वो इस बात पे बहुत खुश हैं कि रवायती सियासी जहन जो हैं वो इमरान खान साहब की पार्टी के अंदर बड़े ओहदों के ऊपर आ जाएंगे और इस तरह उनका काम आसान हो जाएगा। देखते हैं इमरान खान साहब क्या डिसीजन लेते हैं आने वाले वक्त में। मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक तो अभी तक सदर बनाने का हतमी तौर पे फैसला नहीं हुआ। हो सकता है कोई अहम ओहदा परवेज़ अलई साहब को मिल जाए, लेकिन पार्टी का सदर बनाना ये एक बहुत बड़ी चीज़ है और ये ओहदा अगर इमरान खान साहब परवेज़ अलई साहब को देते हैं तो फिर इमरान खान साहब अपने ही मौक़िफ़ की नफ़ी करेंगे और वो कैसे करेंगे वो मैं आपको उस वक्त बताऊंगा जब वो ये ओहदा देंगे। अब सूरत हाल ये है कि मुज़ाकरात की भी बात की जा रही है, दूसरी तरफ से ताने भी दिए जा रहे हैं। हुकूमत को समझ नहीं आ रही कि इंतखाबात से इस वक्त किस तरीके से अवॉइड किया जा सकता है। उनको टाइम चाहिए और मेरे ख्याल में इस वक्त टाइम देना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी और ये आज का वीलॉग आप लोग संभाल के रख लीजिएगा। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो तीसरे महीने की 5 तारीख है, 5 मार्च 2023 है। सुबह वाला वीलॉग आप सुन रहे हैं। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जितना टाइम इमरान खान साहब देंगे इम्पोर्टेड हुकूमत को मुज़ाकरात के लिए, वो टाइम इमरान खान साहब को फ्यूचर में बहुत तंग करेगा और उनके लिए मुश्किलात बढ़ेंगी, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ने और इन जमातों ने यह तय कर रखा है कि इमरान खान साहब का पत्ता सियासत में से साफ करना है और इसके लिए उन्हें टाइम चाहिए। वो चीज़ें एकदम नहीं हो सकती। अभी तक इमरान खान साहब बड़ी कामयाबी से उनकी टाइम लाइन ख़राब करते चले आए हैं, लेकिन अगर उनकी टाइम लाइन को मज़ीद ख़राब ना किया जा सका और अगर पीडीएम की जमातों को और उनके सहूलतकारों को इस बात का मौका मिल गया कि इमरान खान साहब का पत्ता सियासत में से साफ कर सकें, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास और इमरान खान साहब के पास पछताने के अलावा कोई और चारा नहीं रहेगा। अब मुख्तलिफ चीज़ें वो कर रहे हैं। देखें, PMLN की नज़र हमेशा से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, हाई कोर्ट्स, इनके जजेस के ऊपर रही है। वो हमेशा ये देखते रहते हैं कि कितने लोग इदारों के अंदर मौजूद हैं जो उनके साथ चल सकते हैं या जिनके साथ जाकर वो बातचीत कर सकते हैं, जिनके साथ मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है वो कंफर्टेबल है। वो हमेशा इस गिनती में रहते हैं और इस हिसाब किताब को देखते रहते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि फ़लाँ फ़लाँ शख्सियत उनके ख़िलाफ़ है और उनको सूट नहीं करती, तो वो फौरी तौर पे उनके ख़िलाफ़ एक्शन लेना शुरू करते हैं और उनको किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करते। इसके लिए वो सिस्टम में पैसा भी लगाते हैं, अपना असर रसूख भी लगाते हैं, अपने ताल्लुकात वाले लोगों को भी इस्तेमाल करते हैं। तो हर किस्म के हथकंडे वो इस्तेमाल करते हैं, प्रोपेगेंडा भी करते हैं, मीडिया को भी इस्तेमाल करते हैं। अभी जजेस के ख़िलाफ़ उन्होंने एक कंपेन शुरू की है और रेफरेंसेस तैयार करके भेजे जा रहे हैं। रीज़न ये है कि आने वाले दिनों में उनकी नज़र है कि अदलिया के अंदर वो कौन कौन सी आवाज़ें हैं जो उनको सूट करेंगी।
देखें, ये मैं आपको जो बात कर रहा हूँ ये कोई इतनी काबिल फ़ख्र बात नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा है। मैं अदलिया पे किसी किस्म का एलिगेशन नहीं लगा रहा, लेकिन मैं आपको एक पॉलिटिकल पार्टी की सोच बता रहा हूँ कि वो ये देख रहे हैं कि जो लोग हमें सूट नहीं करते उनको अलग किया जाए, और जो लोग हमें सूट करते हैं वो वहाँ पे मौजूद रहें, ताकि नवाज शरीफ साहब की वापसी, नवाज शरीफ साहब का बाइज्जत बरी होना, नवाज शरीफ साहब का पाकिस्तान में वापस आना और नवाज शरीफ साहब का सुरखरू करके सियासत में वापस लॉन्च किया जाना ये आसान हो सके, और दूसरी जानिब इमरान खान साहब के लिए रास्ते बंद किए जा सके। एक तरफ ये जाल बिछाया जा रहा है और दूसरी तरफ टाइम गेनिंग टैक्टिक्स के लिए आने वाले दिनों में इमरान खान साहब को कहा जाएगा कि आइए एक साथ इलेक्शन करवाते हैं। तो बजाय इसके कि 30 अप्रैल से मई के पहले हफ्ते के दौरान कहीं पे इंतखाबात हों, इन इंतखाबात को जून में ले जाने की कोशिश की जाएगी और फिर ये कहा जाएगा कि बजट है, तो बजट के बाद अगर ये इंतखाबात हो जाएं तो फिर कैसा रहेगा। लेकिन उसके लिए असम्बलियाँ तहलील की जाएंगी। अब असम्बलियाँ तहलील कब करेंगे, कितने दिन बाद में लेंगे, उन दिनों में पाकिस्तान में क्या होगा और किस किस जगह पे कौन कौन सा शख्स बैठा होगा, ये सब वो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिस पे नून लीग की बड़ी गहरी नज़र है। इमरान खान साहब की पूरी नज़र सिर्फ इस बात पे है कि पब्लिक उनके साथ खड़ी है या नहीं खड़ी, लोग उनको वोट डाल रहे हैं या नहीं डाल रहे। वोटों के हवाले से एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूं, और वो ये है कि जितने नौजवान हैं, ख़ास तौर पे जिनके अभी आईडी कार्ड्स बने हैं, 1 साल पहले, 2 साल, 4 साल पहले जिनके आईडी कार्ड्स बने हैं, उन तमाम नौजवानों को फौरी तौर पे चेक करना चाहिए कि उनका वोट कहाँ रजिस्टर्ड है और क्या दुरुस्त रजिस्टर्ड है या है भी या नहीं। ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद वो अपने वोट को डालने का हक इस्तेमाल कर सकते हैं। फौरी तौर पे उनको चेक करना चाहिए। इसके लिए मैं एक वीलॉग करूंगा और पूरी तफसील बताऊंगा कि आप कैसे अपना वोट चेक कर सकते हैं। ये भी बताऊंगा कि वो जो वोट आपने चेक किया, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो उसको कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है, कितनी देर में वो प्रॉब्लम हल हो जाएगा, और फिर आपके वोट डालने से फ़र्क क्या पड़ेगा। एक नौजवानों के लिए ख़ास तौर पे मैं वीलॉग करूंगा। ना सिर्फ नौजवान खुद अपने वोट को चेक करें, बल्कि वो बाकी नौजवानों से भी कहें कि वो फौरी तौर पे अपने वोट को चेक करें और देखें कि उनका वोट कैसे रजिस्टर्ड है और कहाँ पे वो वोट डाल सकते हैं। क्या ये उनका अपना इलाका है या कहीं और फेंक दिया गया है। इन तमाम चीज़ों पे गौर करने के बाद वो अपना जो जहाँ पे उनका वोट रजिस्टर्ड है उस जगह को पहले देख कर आए। वो मैं पूरा तरीका बाद में आपको बताऊंगा, एक और वीलॉग करेंगे, उसमें तफसीलात मैं आपके सामने रखूंगा। एक और बड़ी खबर यह है, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद, ये चेयरमैन नैब तैनात हो गए हैं जी। और शहबाज शरीफ साहब ने मुलाकात की राजा रियाज साहब से। राजा रियाज जो है वो PMLN के टिकट पे इलेक्शन लड़ने वाले हैं कौमी असम्बली का, और बराए नाम एक अपोजिशन लीडर इन्होंने शो पीस के तौर पर बनाकर रखा हुआ है। शहबाज शरीफ साहब जब मर्जी उनको बुलाते हैं, बुलाकर बैठते हैं और बैठ कर उनको कहते हैं ये बंदा मैं बनाने लगा हूँ, तो राजा साहब कहते हैं जो हुक्म मियाँ साहब। यही चल रहा है। और शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान अपोजिशन लीडर के साथ मशवरा करके उन्होंने बना दिया, जनाब चेयरमैन नैब की तैनाती कर दी है, और उसमें उन्होंने बना दिया है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद को, और 3 साल के लिए इनको तैनात किया गया है। अब इस तैनाती को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चैलेंज कर दिया है। आफ्ताब सुल्तान साहब ये ओहदा छोड़ गए थे। उन्होंने ये कहा था कि जो काम उनसे करवाए जा रहे हैं वो नहीं करना चाहते, और उनके ऊपर गलत काम करने के लिए दबाव डाला जा रहा था, और कुछ चीज़ों के बारे में उन्होंने कहा कि वो मुझे कबूल नहीं है, तो फिर वो रिज़ाइन करके चले गए थे। फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि चेयरमैन नैब की तकर्री का अमल मुतनाज़ है। अब ये अपना चेयरमैन नैब क्यों तैनात किया जा रहा है जाने से पहले, ताकि अगले 3 साल तक जो चेयरमैन नैब हो वो शहबाज शरीफ साहब की मर्जी का तैनात किया जाए, और वो जो चेयरमैन नैब है उसको हटाया ना जा सके, वो वहाँ पर मौजूद रहे, और इस चेयरमैन नैब की मौजूदगी में शहबाज शरीफ पे या उनके ख़ानदान पे कोई हाथ ना डाल सके। लेकिन इस वक्त जो अपोजिशन पार्टी है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, और उनके इस्तीफे पहले जो मंजूर किए गए थे वो सारा हुक्म मुअत्तल हो गया है, और अमली तौर पे अब वो इस असम्बली का हिस्सा है। उनको अपोजिशन लीडर का ओहदा दिया जाना चाहिए और उनके साथ तय करना चाहिए कि किस शख्स को बनाया जाए चेयरमैन नैब। शेख रशीद अहमद साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, और ये वही बात है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई कि टाइम गेनिंग टैक्टिक्स जो है वो हुकूमत इस्तेमाल कर रही है। लेकिन शेख रशीद ने कहा कि वो बहुत तजर्बाकार सियासतदान है। उन्होंने कहा कि 72 घंटों में कौमी असम्बली अगर तोड़ दें तो फिर इकट्ठे इलेक्शन होंगे,
यानी इसके बाद तो मुश्किल हो जाएगा ना, क्योंकि अगर कौमी असम्बली के इंतखाबात भी साथ ही करवाने हैं और सिंध असम्बली के इंतखाबात भी साथ ही करवाने हैं तो फिर ये कैसे होगा। यानी इस वक्त जो इंतखाबात होने जा रहे हैं अभी भी लगभग उनमें 57-58 दिन पड़े हैं, या आप 60 दिन कह लें, 2 महीने भी पड़े हैं। तो जब भी असम्बली तहलील की जाती है तो उसके बाद जो इंतखाबात का शेड्यूल है उसकी कम से कम मुद्दत 60 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत जो है वो 90 दिन होती है। 60 से 90 दिन के बीच में करवाने होते हैं। तो अगर आज तहलील हो जाती है कौमी असम्बली और सिंध असम्बली तो अगले 60-65 दिन के अंदर इंतखाबात हो सकते हैं। 60 दिन ये वाले हैं, अगर 10-12 दिन ऊपर कर दें तो 65-70 दिन के अंदर इंतखाबात हो जाएंगे। 90 दिन वाली शर्त भी पूरी नहीं करनी पड़ेगी और फिर जो नई हुकूमत बनेगी वो आकर हुकूमत में बजट भी पेश कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आज 5 मार्च है, 5 अप्रैल, 5 मई और 15 मई को अगर इंतखाबात हो जाते हैं तो जून में एक नई हुकूमत पाकिस्तान में आ सकती है और वो हुकूमत आकर बजट भी पेश कर सकती है, सूबों में भी और वफाक में भी। तो सूरत हाल आपके सामने है, लेकिन अगर ये सब करना है तो फौरी तौर पे करना है। पब्लिक से क्योंकि रिलीफ मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दिया गया है, आने वाली गर्मियों के अंदर इस कदर लोड शेडिंग है और इतने महंगे बिल हैं, और अगर IMF के साथ मुआहिदा मुकम्मल कर लेती है ये हुकूमत तो फिर इनकी कमर मुकम्मल तौर पे टूट जाएगी और ये आवाम में जाने के काबिल नहीं रहेंगे। आवाम इनको दूर से देखकर जो है वो बद्दुआएं देगी, गालियां देगी, पत्थर मारेगी। तो इस सूरत हाल में ये कैसे पब्लिक के अंदर जाएंगे। लिहाजा अभी भी मौका है कि ये इंतखाबात लड़ने के लिए पब्लिक में जाए और ग्राउंड में सारे एक दूसरे का मुकाबला करें। जो जीत जाए वो आकर पाकिस्तान को संभाले और पाकिस्तान को आगे बढ़ाए। यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर हालत ये हो गई है कि तमाम किस्म के रिलीफ खत्म हो गए हैं। 115 रुपए तो अभी घी की कीमत बढ़ा दी है। चंद रुपए का फर्क रह गया यूटिलिटी स्टोर का और आम मार्केट का। पहले गरीब आदमी के लिए वहां पे बहुत फर्क रखा जाता था, लेकिन अब गरीब आदमी जितना किराया खर्च करके यूटिलिटी स्टोर पे पहुंचता है तो उसके बाद शायद उसको यूटिलिटी स्टोर अब ज्यादा महंगा पड़ता है। अब तक इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।